दोस्तों, YouTube के CRC चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का हिंदी मीनिंग होता है तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति क्या है पहले जानेंगे। तो हमारे पास कोई भी समस्या हो, उस समस्या को अपने सोच समझ के अनुसार हल करने की शक्ति को ही तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है आपका वर्बल और सेकेंड है नॉन वर्बल। वर्बल का हिंदी मीनिंग होता है भाषिक और नॉन वर्बल का हिंदी मीनिंग होता है अभाषिक। यानी इसमें स्टेटमेंट के अनुसार यदि प्रश्न को हल करते हैं, स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके अनुसार प्रश्न को हल करेंगे तो वो कहलाएगा वर्बल। और किसी फिगर के अनुसार अगर आगे के प्रश्न को हल करते हैं, फिगर के अनुसार आगे के प्रश्न को हल करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉन वर्बल। तो वर्बल का एक चैप्टर है आपका कैलेंडर के बारे में आज हम देखेंगे। ये बात ध्यान रखना है कि कैलेंडर से हर एक प्रश्न में मिनिमम 2 अंक का जरूर रहता है प्रश्न। देखिए कैलेंडर, तो कैलेंडर क्या है, तो कैलेंडर में हम क्या करते हैं कि दिन, कैलेंडर में दिन, महीना, दिन महीना, साल, सप्ताह, दिन महीना साल सप्ताह के संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। या तो दिन पूछे, दिन दिया हो या महीना दिया हो या साल दिया हो या सप्ताह दिया हो, इन चारों के संबंधों के बारे में हम कैलेंडर में पढ़ते हैं। तो कैलेंडर जानने से पहले हम लोगों को जानना है कि कैलेंडर में हमको किसके बारे में जानना है, दिन के बारे में, सप्ताह के बारे में, महीना के बारे में और साल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं दिन। तो दिन का मतलब यानी दिन का इंग्लिश नाम है डे। तो हम सभी को मालूम है कि दिन 7 होते हैं, दिन 7 होते हैं। और 7 दिन कौन कौन से होते हैं देखिए, पहले मंडे, ट्यूसडे, तीसरा है वेडनेसडे, चौथा है थर्सडे, पांचवा है फ्राइडे, छठा है सैटरडे और सातवां है संडे। इसका मतलब है कि दिन 7 होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला है मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस 7 दिन मिलाकर एक सप्ताह होता है। तो इसका मतलब है कि 7 दिन मिलाकर एक सप्ताह, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सप्ताह से एक फैक्ट बात हम लोग को याद रखना है कि जैसे सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। जैसे कोई अगर दे दिया हो कि आज यानी 3 तारीख को, 3 को यदि रविवार है, 3 को यदि रविवार है तो फिर आने वाला रविवार, 3 को अगर रविवार है तो आने वाला रविवार फिर 10 को पड़ेगा। अगर इसके बाद आने वाला रविवार 17 को पड़ेगा, इसके बाद आने वाला रविवार 24 को पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर 3 को रविवार है तो फिर आएगा 10 को रविवार, फिर 17 को रविवार, फिर 24 को रविवार। या अगर 2 को मंगलवार है तो आने वाला मंगलवार फिर होगा 9 को, फिर इसके बाद होगा 16 को। तो इतना एग्जाम्पल से तय हो रहा है कि अगर कोई दिन दिया हो तो उसमें 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ दें तो पुनः वही दिन आ जाएगा। जैसे 2 को मंगलवार तो 7 जोड़ दिए तो 9 हो गया, तो फिर 9 को ही मंगलवार होगा। फिर 9 को अगर मंगलवार है तो फिर 7 जोड़ देंगे तो 16 को मंगलवार होगा। यानी अगर आज मंगलवार है तो फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो जो दिन आएगा उस दिन भी मंगलवार होगा। तो यहाँ से हमको फैक्ट याद रखना है कि किसी भी दिन में 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए या 7 घटा दिया जाए, पुनः वही दिन होगा, पुनः वही दिन होगा। किसी भी दिन में 7 जोड़ देंगे या 7 घटा देंगे तो पुनः वही दिन होगा। 2 को मंगलवार तो फिर आगे आने वाला मंगलवार 9 को होगा, उससे आगे वाला मंगलवार 16 को होगा। अगर 3 को बुधवार है तो इसके आगे वाला बुधवार 10 को पड़ेगा, उसके आगे वाला बुधवार 17 को पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि 7 जोड़ देने पर या घटा देने पर पुनः वही दिन होगा। यदि 17 को बुधवार है
तो इसमें से 7 घटा देंगे तो 10 आएगा, तो 10 को भी बुधवार पड़ेगा। यदि 10 को बुधवार है तो इसमें से घटा देंगे 7, तो 3 को भी बुधवार ही पड़ेगा। तो 7 जोड़ दें या 7 घटा दें, बुधवार ही आएगा। दिन से फैक्ट याद कर लिए। अब आइए दिन के बाद हम जानते हैं, दिन जान गए, सप्ताह जान गए। दिन 7 होता है, मंडे ट्यूसडे यानी सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। दिन होता है 7 और 7 दिन मिलाकर एक सप्ताह होता है। हो गया। दिन से एक और बताएं कि कोई भी अगर दिन दिया हो, मालूम हो, उसमें 7 जोड़ देंगे या 7 घटा देंगे तो पुनः वही दिन होगा। अब दिन के बाद आते हैं महीना। तो हम सभी को मालूम है कि महीना होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में आपका महीना होगा कौन कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी महीना 12 होते हैं। 12 महीना में आपका होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस महीना में कुछ महीने जो होते हैं 31 दिन के होते हैं, कुछ महीने 81 दिन के होते हैं, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं। और फरवरी एक ऐसा महीना है जो 28 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है। तो पहले हम छाट दें कि 31 दिन का कौन कौन महीना होता है। तो 31 दिन वाला महीना हम छाट देते हैं, कौन कौन है? तो जनवरी 31 दिन का है, मार्च 31 दिन का है, मई 31 दिन का है, जुलाई 31 दिन का है, अगस्त 31 दिन का है, अक्टूबर 31 दिन का है और दिसंबर 31 दिन का है। इसके बाद हम छाट देते हैं कि 30 दिन वाला कौन कौन महीना होगा। तो 30 दिन वाला महीना होगा आपका कौन कौन? तो सबसे पहला है आपका अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। यही 4 को महीना होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। 31 दिन वाले महीना आपका जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 4 महीना है आपका अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 31 दिन का होता है। अब फरवरी एक ऐसा महीना है जो 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो हम जान गए कि महीना 12 महीना में कुछ महीने 31 दिन के और कुछ महीना 30 दिन के, फरवरी महीना 28 और 29 दिन के। अब इसके बाद जानेंगे साल। साल मतलब ईयर। तो साल में हम जानते हैं कि 12 महीना मिलकर एक साल का निर्माण करते हैं। 12 महीना मिलकर एक साल का निर्माण करते हैं और एक साल में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। एक महीना में 365 दिन या 366 दिन होते हैं। तो मतलब एक साल, गलती से बोल दिए, एक साल में 365 दिन और 366 दिन होते हैं। जिस साल में 365 दिन होंगे उसको मानते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और जिस वर्ष में यानी जिस वर्ष में 366 दिन होंगे उसको मानते हैं लीप वर्ष। जिस वर्ष में 365 दिन हो उसको साधारण वर्ष और जिस वर्ष में 366 दिन हो उसको लीप वर्ष। तो आखिर कैसे मालूम चलेगा कि कोई वर्ष जो दिया है लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है? तो मालूम करने का तरीका है कि अगर कोई भी वर्ष दिया हो, जैसे अभी हम जिस वर्ष में है उसका नाम है, उस साल है आपका 2021, तो हमको चेक करना है 2021 की साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो क्या करेंगे कि इसमें 4 से भाग करेंगे। यदि 4 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाता है तो उसको गिनेंगे लीप वर्ष। तो 4 से भाग करेंगे 2021 में तो नहीं कटेगा। 2021 में 4 से भाग करके देखते हैं। 2021 में क्या भाग करें, 2021 में भाग कर लेते हैं, आसान होगा। तो 21 वर्ष से तो 21 में भाग कर देते हैं 4 से। तो 4 पंजे 20, कैरी बचा 1, यानी रिमाइंडर में हमारा और रिमाइंडर में 1 बचा। तो इसका मतलब है कि 4 से पूरा पूरा नहीं कटा। तो यदि 4 से नहीं कटेगा पूरा पूरा तो उसको गिनेंगे साधारण वर्ष। 4 से पूरा पूरा न कटे तो उससे मानेंगे साधारण वर्ष। जैसे इससे पहले वाला साल था 2020, तो यहाँ 20 साल हुआ तो 20 में भाग करेंगे 4 से। तो 4 पंजे 20 कट गया। तो 4 से कट गया पूरा पूरा, तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको मानेंगे लीप वर्ष।
तो अगर 4 से कट जाए पूरा पूरा तो लीप वर्ष, और 4 से ना कटे तो साधारण वर्ष। लेकिन यदि कोई 100 वर्ष का साल हो, यानी शताब्दी वाला कोई साल हो, जैसे आ जाए आपका 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। अगर पूरा 100 वर्ष का एक साल हो तो इसको चेक करने के लिए 4 से भाग नहीं करते हैं, इसको चेक करने के लिए 400 से भाग करते हैं। 100 वर्ष का यदि पूरा साल हो तो उसको चेक करने के लिए 4 से भाग नहीं करते हैं, उसको चेक करने के लिए 400 से भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 1200, पूरा 100 वर्ष का एक साल है, तो 1200 में भाग करेंगे, यहाँ 4 से नहीं भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे। तो 400 से भाग करते हैं तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 400 से भी कट जाए तो उसको भी हम क्या गिनेंगे, लीप वर्ष। जैसे आ जाए कि 1300 आ जाए तो भाग करेंगे 400 से, तो 400 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, आपका यहाँ बचेगा रिमाइंडर में 100 बचेगा, शेष हमारा बचेगा 100। तो यानी शेष कुछ बच गया, तो 400 से नहीं कटेगा तो उसको गिनेंगे साधारण वर्ष, और 400 से कट जाए तो उसको गिनेंगे लीप वर्ष। तो यहाँ से कुछ रूल मिला हमको साधारण वर्ष का, कि साधारण वर्ष के लिए क्या करेंगे, 4 या 400 से भाग करेंगे। 4 लीप वर्ष के लिए भी दोनों वर्ष के लिए 4 या 400 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे जब 100 साल का साल ना हो, यानी शताब्दी ना हो तो 4 से भाग करेंगे, और 100 साल पूरा का साल हो तो 400 से भाग करेंगे। यदि कटता है तो उसको गिनेंगे लीप वर्ष, और नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष। हो गया। तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट होता है, तो जब मालूम चल जाएगा कि साधारण वर्ष है तो इस वर्ष में फरवरी आपका होगा 28 दिन का, और मालूम चलेगा कि लीप वर्ष है तो फरवरी हो जाएगा 29 दिन का। तो जब फरवरी 28 दिन का होगा तो एक साल में 365 दिन, और जब 29 दिन का होगा तो एक साल में 366 दिन। अब देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं विषम दिन। कैलेंडर निकालने के लिए, यानी कैलेंडर वाले प्रश्न को बनाने के लिए सबसे जरूरी है विषम दिन ज्ञात करना। तो विषम दिन क्या होता है, विषम दिन सबसे पहले जानना जरूरी होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है यह विषम दिन, और डे, विषम दिन। तो विषम दिन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो किसी भी साल या किसी भी महीना, किसी भी साल या किसी भी महीना का अगर हमको दिन मालूम हो जाए तो विषम दिन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी साल या किसी भी महीना का अगर विषम दिन मालूम हो जाए तो किसी भी महीना या किसी भी साल का यदि दिन मालूम हो जाए तो विषम दिन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम निकालते हैं जनवरी के लिए तो हम सभी को मालूम है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो इसमें निकालना है कि विषम दिन कितना होगा। तो विषम दिन निकालने का रूल है कि अगर दिन मालूम हो जाए तो दिन में 7 से भाग कर दीजिए, जितना शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। तो हमको मालूम है कि जनवरी में 31 दिन होता है, इसमें 7 से भाग कर दिए तो कहाँ तक कट जाएगा, 28 तक कटेगा, शेष का बचेगा हमारा 3। तो इसका मतलब है कि जनवरी में विषम दिन होते हैं 3। यदि साधारण वर्ष हो तो फरवरी होगा आपका 28 दिन। तो फिर इसमें भी चेक करें विषम दिन कितना होगा, तो फिर 7 से भाग करेंगे तो यहाँ तो कट जाएगा 7 से, तो शेष का बचेगा हमारा 0। तो फरवरी में विषम दिन हो गया 0। अगर मार्च का चेक करते हैं तो मार्च में टोटल दिन होता है 31, फिर 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन में बचेगा हमारा कितना, 3, क्योंकि 28 तक कटेगा, शेष बचेगा 3। अगर अप्रैल का बात करते हैं तो अप्रैल में होता है 30 दिन, 7 से भाग करेंगे तो 28 तक कटेगा, शेष बचेगा 2। इसका मतलब है कि अप्रैल में विषम दिन 2। ऐसे ही जून का बात करें तो जून में भी होता है 30 दिन, फिर 7 से भाग करेंगे तो विषम दिन आएगा हमारा 2। तो यहाँ से मिल गया कि जिस महीना में आपका 31 दिन होगा उसमें विषम दिन 3 मिलेगा, जिस महीना में आपका 30 दिन होगा उसमें विषम दिन 2 मिलेगा, और जिस महीना में 28 दिन होगा उसमें विषम दिन 0 मिलेगा, और जिस महीना में 29 दिन होगा तो 29 में भाग करेंगे 7 से तो विषम दिन आएगा 1, यानी जिसमें 29 दिन होगा उसमें विषम दिन हमारा 1 मिलेगा। बात क्लियर। तो जनवरी में विषम दिन होगा आपका 3,
फरवरी में विषम दिन जब 28 का होगा था 0 और 29 का होगा था 1, मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल में विषम दिन 2, मई में विषम दिन 3, जून में विषम दिन 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। तब विषम दिन का कंसेप्ट हुआ क्लियर। आखिर विषम दिन निकालेंगे तो क्या बेनिफिट होगा कि हम निकालेंगे विषम दिन। तो विषम दिन अगर हमको निकालने आ जाएगा तो हम दिन आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि उस डेट को या उस तारीख को कौन सा दिन होगा, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे विषम दिन अगर निकालते हैं, जैसे अगर हमारा विषम दिन 0 आता है, विषम दिन अगर 0 आए तो उस दिन को मानते हैं कि रविवार है। अगर विषम दिन 1 आए तो उस दिन को हम मानते हैं सोमवार है। अगर विषम दिन 2 आए तो उस दिन को मानते हैं हम मंगलवार है। अगर विषम दिन 3 आए तो उस दिन को मानते हैं हम बुधवार है। अगर विषम दिन 4 है तो उस दिन को मानते हैं बृहस्पतिवार है। अगर विषम दिन 5 है तो उस दिन को मानते हैं हम शुक्रवार है। अगर विषम दिन 6 आए तो उसको मानते हैं शनिवार है। तब विषम दिन अगर हमको निकालने आ जाएगा तो हम दिन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अगर विषम दिन हमारा 0 आया तो रविवार, 1 आया तो सोमवार, 2 आया तो मंगलवार, 3 आया तो बुधवार, 4 आया तो बृहस्पतिवार, 5 आया तो शुक्रवार, 6 आया तो शनिवार। तो इसीलिए हम विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन निकालने आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि एक साल में कितने विषम दिन होते हैं। तो एक साल के लिए चेक करते हैं, यानी साधारण वर्ष के लिए। साधारण वर्ष के लिए चेक करते हैं कि विषम दिन कितना होगा। साधारण वर्ष के लिए साधारण वर्ष में दिन होता है 365, हमको 7 से भाग करना है। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35, अभी भी 1 5 बचा, 7 दूना के 14, शेष में क्या बचा हमारे रिमाइंडर में 1, यानी साधारण वर्ष में 1 दिन विषम दिन होते हैं। अगर यही लीप वर्ष बात करें तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर इसमें भाग करेंगे 7 से तो कटेगा आपका 35, 1 6 बचेगा, 7 दूना के 14, शेष बचेगा 2, तो इसका मतलब 2 दिन विषम हो गया। तो साधारण वर्ष में चेक कर लिए कि 1 दिन विषम दिन, लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन। तब ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे। 100 साल में विषम दिन कितने होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब देखते हैं कि 100 साल में कितने विषम दिन होंगे। सौ साल में कितने विषम दिन होते हैं 100 साल में। तो 100 साल में अगर हमको मालूम हो जाए कि साधारण वर्ष कितने हैं और लीप वर्ष कितने हैं तो विषम दिन आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 साल में आपका पहला साल साधारण वर्ष, दूसरा साल साधारण वर्ष, तीसरा साल साधारण वर्ष, चौथा साल में 4 से भाग लग जाएगा तो लीप वर्ष। तो ऐसे करेंगे तो मालूम चलेगा कि 76 गो है, 76 साधारण वर्ष हैं और 24 लीप वर्ष हैं। 24 लीप वर्ष हैं, 76 साधारण वर्ष है और 24 लीप वर्ष है। तो इसका मतलब है कि 76 साधारण वर्ष है और 24 लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन विषम दिन होता है। तो 76 गुने 1 प्लस 24 गो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कितना दिन होते हैं विषम, 2 दिन। तो 24 गुने 2, तो इसका मतलब 76 इधर और 24 गुना के 48 इधर, जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 124। यानी टोटल जो विषम दिन निकला वो 124 निकला। लेकिन विषम दिन तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 0 से ही लेकर 6 तक कहीं कोई विषम दिन होगा। तो फिर 7 से भाग कर चेक कर लेते हैं। तो 7 एकम 7 बचेगा 5 4, 7 एकम 7 बचेगा 5 4, 7 से 5 4 बचेगा, अभी भी कटाएंगे तो 7 बार में जाएगा 49। तो यहाँ से बचेगा हमारा रिमाइंडर में बचेगा 5, 49 बचेगा, 54 बचेगा। तो 5 से 7 से कटाएंगे तो 49 होगा, तो शेष बचेगा हमारा 5। तो इसका मतलब है कि 100 साल में 5 दिन विषम होते हैं। ऐसे ही अगर 200 साल के लिए निकालें तो 100 साल के लिए 5 दिन विषम होंगे। तो 200 साल के लिए 2 गुने 5 कितना हो गया, 10 दिन। फिर 7 से भाग करेंगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो
तो 200 साल में 3 दिन विषम होते हैं। अगर 300 साल के लिए निकालते हैं, 300 साल के लिए, तो 300 साल के लिए निकालेंगे तो 3 गुने 5 बटा 7 यानी 15 बटा 7, 7 गुना के 14, एक दिन विषम हुआ। ऐसे 400 साल के लिए निकालते हैं तो 4 गुने 5 बटा 7 और प्लस में 400 जो है खुद एक लीप वर्ष है तो एक दिन और बढ़ेगा एक्स्ट्रा। 400 जो साल है खुद एक लीप वर्ष है तो एक दिन और बढ़ेगा एक्स्ट्रा। तो जब एक दिन और बढ़ेगा तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 5 के 20, 21 बटा 7, 7 का 21 यानी कट गया। तो इसमें कितने विषम दिन बचे? 0। तब अब यहाँ से मिल गया कि जो जो 400 से कटने वाला यानी 400 का टेबल होगा 800, 1200, 1600, 2000, 2400 यानी जो 400 का टेबल होगा उसमें विषम दिन 2 होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यदि चलिए, तो अगर कोई हमका दिया है, शताब्दी दिया है, 100 साल का अगर साल दिया है, तो अगर 400 से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं तो यदि वो कट जाता है 400 से तो उसमें विषम दिन 0 बचेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दिया आपका साल 900 दिया है, तो 900 में हमको भाग करना है 400 से, तो कटाएंगे तो 400 गुना के 800, शेष बचा हमारा 100। तो अगर शेष बचेगा 100 तो उसमें विषम दिन हो जाएगा आपका कितना? 5। शेष बचेगा 100 तो विषम दिन हो जाएगा 5। अगर शेष बचेगा 200, जैसे मान लें कि 400 से भाग के हम 1000 में, तो जाएगा 800 बार में, शेष बचेगा 200। तो शेष अगर 200 बचेगा तो 200 बचेगा तो विषम दिन हो जाएगा 3। अगर 400 से भाग करते हैं 1100 में तो शेष बचेगा 300। तो अगर शेष 300 बचेगा तो विषम दिन हो जाएगा 1 और शेष नहीं बचेगा तो विषम दिन हो जाएगा 0। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो भी 100 वर्ष का साल दिया हो यानी शताब्दी दिया हो तो उसमें 400 से भाग करेंगे। 400 से भाग करने पर यदि 100 आता है यानी 100 शेषफल आता है तो विषम दिन हो जाएगा 5। 200 शेष आता है तो विषम दिन होगा 3। 300 शेष आता है तो विषम दिन होगा 1 और शेष 0 आता है यानी शेष नहीं आता है तो विषम दिन होगा कितना? 0 दिन विषम दिन होगा। ठीक, अब आगे का कंसेप्ट हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।